मतलब आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो जो भारतीय राजनीति और समाज सुधार के शुरुआती दौर की एक बेहद स्पष्ट और बिना फिल्टर की हुई तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। और ये तस्वीर इतनी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये हमें आज़ादी के ठीक बाद के समय में ली जाती है। हाँ। हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं वो हमें सीधे 21 अगस्त 1955 के दिन मिली जाता है। बॉम्बे के कोलाबा इलाके में जो जयराज हाउस है, वहां ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन यानी एससीएफ की वर्किंग कमेटी की एक बेहद अहम मीटिंग चल रही थी। जी। और इस मीटिंग की आधिकारिक रिपोर्ट ही आज हमारी इस विस्तृत चर्चा का केंद्र है। बिल्कुल। और इस मीटिंग की अध्यक्षता खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर कर रहे थे। उनके साथ देश भर से 17 प्रमुख सदस्य वहां मौजूद थे। मतलब अगर हम नामों पर गौर करें तो श्री राजभाऊ खोब्रागड़े और श्री ए रत्नम जैसे कद्दावर लोग इस मीटिंग का हिस्सा थे। सही कहा। और सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आज हमारा मिशन सिर्फ तारीखों को दोहराना नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। हमें ये समझना है कि आज़ादी के मात्र 8 साल बाद एक राजनीतिक दल किन अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों से जूझ रहा था, उस समय का जो कॉन्टेक्स्ट था। हाँ, कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है यहाँ। जी। 1955 का भारत एक ऐसा देश था जो अभी भी अपनी पहचान, अपने लोकतांत्रिक ढांचे और अपनी सामाजिक नीतियों को आकार दे रहा था। उस समय राजनीति का मतलब सिर्फ किसी तरह सत्ता के शिखर पर पहुंचना नहीं था। मतलब सत्ता से ज्यादा कुछ और भी था। बिल्कुल। राजनीति को समाज की सदियों पुरानी खाइयों को पाटने और एक नए समतामूलक राष्ट्र के निर्माण के सबसे शक्तिशाली टूल के रूप में देखा जाता था। ये मीटिंग मिनट्स का महज एक कागज नहीं है, ये एक खिड़की है जिससे हम उस दौर की रणनीतियों, वैचारिक संघर्षों और जमीनी हकीकतों को सीधे देख सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली चीज जो इस रिपोर्ट में मेरा ध्यान खींचती है वो है मीटिंग की शुरुआत का जो लहजा था। वो काफी अलग था। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर बैठक की शुरुआत में ही अपने गिरते हुए स्वास्थ्य का जिक्र करते हैं। वे वर्किंग कमेटी के सदस्यों से बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अब समय आ गया है कि वे डॉक्टर अंबेडकर के बिना भी पार्टी का काम सुचारू रूप से चलाना सीखें। ये एक बहुत ही बड़ा कदम था। बिल्कुल। उन्होंने खुद को रोजमर्रा के कामकाज से अलग कर लिया और खुद को एक सलाहकार या कंसल्टेंट के रूप में पेश किया, जिससे केवल जरूरत पड़ने पर ही मार्गदर्शन लिया जा सके। एक सर्वमान्य नेता का अपनी ही पार्टी से इस तरह खुद को पीछे खींचना, मतलब ये आज की राजनीति में तो देखने को भी नहीं मिलता। सच कहा आपने। ये कदम एक दूरदर्शी नेतृत्व की निशानी है। देखिए, किसी भी संगठन के लिए सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब वो पूरी तरह से एक ही व्यक्ति के करिश्मे पे निर्भर हो जाता है। पर्सनैलिटी कल्ट जिसे कहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर इस खतरे को भली भांति समझ रहे थे। वे चाहते थे कि दूसरी पंक्ति का नेतृत्व तैयार हो जो अपने फैसले खुद ले सकें और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत कर सके। ये सिर्फ उनके स्वास्थ्य का मसला नहीं था, बल्कि पार्टी को एक संस्थागत रूप देने की सोची समझी कोशिश थी। और इसी संस्थागत सोच की झलक हमें मीटिंग के एक और अहम प्रस्ताव में देखने को मिलती है। मैं रेजोल्यूशन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। तत्कालीन परिस्थितियों को देखें तो पार्टी अपना पिछला चुनाव हार चुकी थी। जी। अमूमन ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलों में क्या होता है, निराशा छा जाती है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जाने लगते हैं, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। हाँ, लेकिन दस्तावेज में जो लिखा है वो हैरान करने वाला है। पार्टी के सदस्य बिल्कुल निराश नहीं थे। यहां मैं स्रोत की वो शक्तिशाली लाइन पढ़ना चाहूंगा। इसमें दर्ज है कि एक राजनीतिक दल का अस्तित्व सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं होता, बल्कि लोगों को शिक्षित करने, आंदोलित करने और संगठित करने के लिए होता है। ये बहुत ही गहरी बात है। यहाँ जो दृष्टिकोण सामने आता है वो तत्कालीन चुनावी हार जीत से कहीं बड़ा है। लॉन्ग टर्म विजन। बिल्कुल। अगर किसी दल का मुख्य उद्देश्य एक गहरे सामाजिक कलंक को मिटाना है, जैसे कि छुआछूत, तो उसकी सफलता को सिर्फ विधानसभा या संसद की सीटों से कैसे मापा जा सकता है। सही बात है। एससीएफ का यह प्रस्ताव यह स्पष्ट करता है कि जब तक समाज में बुनियादी बदलाव नहीं आता, तब तक पार्टी का असली काम जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें एक साझा मंच पर लाना है। यह अल्पावधि के चुनावी फायदों की जगह दीर्घकालिक सामाजिक क्रांति पर ध्यान केंद्रित करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। और अगर हम चुनाव और हार जीत की बात कर ही रहे हैं तो इस दस्तावेज का एक हिस्सा ऐसा है जो उस समय के चुनावी गणित की बहुत ही बारीक और दिलचस्प तस्वीर पेश करता है। रेजोल्यूशन 3 की बात करते हैं। हाँ, चुनाव आयोग वाला मुद्दा। हाँ, चुनाव आयोग ने एससीएफ का अखिल भारतीय पार्टी यानी ऑल इंडिया पार्टी का दर्जा छीन लिया था।
उनका कहना था कि पार्टी के पास पर्याप्त वोट प्रतिशत नहीं है। जी। लेकिन पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया। अब यहां मुझे एक बात पूरी तरह से समझ नहीं आई जब मैं इसे पढ़ रहा था। दस्तावेज बताता है कि एससीएफ का सोशलिस्ट पार्टी के साथ चुनाव पूर्व समझौता था। अगर उनका गठबंधन था तो उनके वोट कम कैसे गिने गए? चुनाव आयोग के आंकड़े और पार्टी के दावों में इतना बड़ा अंतर क्यों आ रहा था? ये बहुत ही अहम सवाल है और ये आज भी गठबंधन की राजनीति और जमीनी स्तर पर वोट ट्रांसफर की जटिलताओं के समझने का एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो हुआ क्या था जमीन पर? देखिए, हुआ ये था कि एससीएफ और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। अब एससीएफ के जो वोटर थे उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अपने दूसरे वोट सोशलिस्ट उम्मीदवारों को दिए। ठीक है। लेकिन जब सोशलिस्ट पार्टी के वोटरों की बारी आई तो उन्होंने एससीएफ के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिए। ओहो, मतलब ये वोट ट्रांसफर पूरी तरह से एक तरफा रहा। बिल्कुल एक तरफा। और एससीएफ की शिकायत ये थी कि चुनाव आयोग केवल उनके उम्मीदवारों को मिले वोटों को गिन रहा है। उनका तर्क था कि अगर उन वोटों को भी गिना जाए जो एससीएफ के समर्थकों ने गठबंधन के तहत सोशलिस्टों को दिए थे, तो उनका वास्तविक वोट बेस या जनाधार सोशलिस्ट पार्टी से कहीं अधिक निकलेगा। ये तो बहुत ही दिलचस्प स्थिति है। मतलब एक आसान उदाहरण से समझें तो दो पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व भले ही एक कमरे में बैठकर हाथ मिला ले, जी, लेकिन ये कतई जरूरी नहीं कि जमीन पर उनके वोटर भी एक दूसरे को उसी तरह से स्वीकार करें। एससीएफ ये साबित करना चाह रही थी कि उनका जनाधार कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि गठबंधन की इस तकनीकी खामी और इस एक तरफा वोटिंग पैटर्न की वजह से कागजों पर उनके आंकड़े कम दिख रहे हैं। एकदम सही। और ये आज की राजनीति के लिए भी एक बड़ा सबक है। ये इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक और जातिगत समीकरण जमीनी स्तर पर कितनी गहरी जड़ें जमाए हुए होते हैं। वे अक्सर कागजी चुनावी गठबंधनों की परवाह नहीं करते। बिल्कुल। अब यहाँ कहानी वास्तव में बेहद दिलचस्प हो जाती है। हम इस ऐतिहासिक दस्तावेज के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ कुछ बेहद सख्त और उस समय के लिहाज से बहुत ही कट्टर मांगे रखी गई थीं। जी, रेजोल्यूशन 6 और 7। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुनने वालों के लिए ये स्पष्ट करना बहुत बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पूरी तरह से तटस्थ होकर केवल इस रिपोर्ट में दर्ज डॉक्टर अंबेडकर और एससीएफ के तत्कालीन विचारों को सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य किसी भी राजनैतिक या सामाजिक पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हम केवल इतिहास के उस पन्ने को हूबहू पढ़ रहे हैं। सही कहा। तो प्रस्ताव 6 और 7 में कुछ ऐसी मांगें की गईं जो आज भी लोगों को चौंका सकती हैं। सबसे पहली मांग ये थी कि संसद, विधानसभाओं और नगरपालिकाओं में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का जो आरक्षण है, उसे अगले चुनाव से पहले ही तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया जाए। आरक्षण तुरंत समाप्त करने की ये मांग अगर हम आज के नजरिए से देखें तो बहुत अजीब लग सकती है। हाँ, मतलब कोई पार्टी खुद का आरक्षण क्यों खत्म करना चाहेगी? यही तो बात है। इसे समझने के लिए हमें उस समय के प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के प्रति फेडरेशन की गहरी नाराजगी को समझना होगा। नाराजगी किस बात की थी? प्रस्ताव 7 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अछूतों की समस्या को सुलझाने के लिए प्लानिंग कमीशन ने उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया। फेडरेशन का ये दृढ़ मानना था कि कमीशन की नीतियों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जमीनी स्तर पर छुआछूत को खत्म कर सके या सदियों पुरानी गरीबी को मिटा सके। बिल्कुल। नीतियां सिर्फ ऊपरी तौर पर बन रही थीं। और इस गरीबी और छुआछूत की असली जड़ डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय गांवों की व्यवस्था को माना था। दस्तावेज में वे सवर्ण हिंदुओं और अछूतों के एक साथ गांव में रहने को एक खास नाम देते हैं, अनिवार्य सह अस्तित्व या कंपल्सरी कोएग्जिस्टेंस। उनका मानना था कि यही सह अस्तित्व सारी सामाजिक बीमारियों की जड़ है। इस अनिवार्य सह अस्तित्व के कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना बहुत जरूरी है हमारे श्रोताओं के लिए। उनका तर्क था कि जब तक शोषित वर्ग उसी पुरानी व्यवस्था, उसी पुराने भूगोल और उसी सामाजिक ढांचे के भीतर रहेगा, तब तक उस पर अत्याचार होते रहेंगे। क्योंकि गांव की संरचना ही ऐसी थी। बिल्कुल। गांव की जो पारंपरिक संरचना थी उसमें अछूतों के लिए हमेशा गांव के बाहर एक अलग बस्ती तय होती थी। वहां वे आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह सवर्णों पर निर्भर होते थे। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि इस आर्थिक और सामाजिक निर्भरता को तोड़े बिना कोई वास्तविक आजादी नहीं मिल सकती। और इसी निर्भरता को तोड़ने के लिए जो समाधान सुझाया गया वो बहुत ही रैडिकल था।
प्रस्ताव में मांग की गई कि देश में जो बंजर और खेती न की जा सकने वाली जमीनें हैं उन्हें कृषि योग्य बनाया जाए और वहां सिर्फ अछूतों के लिए पूरी तरह से अलग और स्वतंत्र गांव बसाए जाएं। एक अलग अर्थव्यवस्था बनाने की सोच थी ये। जी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस विशाल परियोजना के लिए पैसा कहां से आएगा। इसके लिए एससीएफ ने नमक कर यानी सॉल्ट टैक्स को दोबारा लागू करने का सुझाव दिया। नमक कर जैसे हटाना स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा प्रतीक था। बिल्कुल। इसके साथ ही दस्तावेज में डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत ही सख्त बयान दर्ज है। उस समय मद्रास सरकार अनुसूचित जातियों के लिए नई बस्तियां बनाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि वे नई चेरी, जो कि अछूतों की बस्तियों को कहा जाता था, वे नई बस्तियां बनाकर छुआछूत को स्थायी नहीं करना चाहते। जी। उनका स्पष्ट और कड़ा कहना था कि पुरानी बस्तियों को जला दिया जाना चाहिए ताकि लोग वहां से निकलकर एक नई स्वतंत्र जगह पर जी सकें। ये हिस्सा सच में हमें उस दौर के समाज में मौजूद गहरे असंतोष और पीड़ा की गहराई का एहसास कराता है। हाँ। और ये हमें क्रिटिकल थिंकिंग के नजरिए से देखना होगा। पुरानी बस्तियों को जलाने की बात एक रूपक या मेटाफर भी हो सकता है। ये पुरानी सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर देने की उनकी तीव्र इच्छा को दर्शाता है। एक नेता अपनी कम्युनिटी को उत्पीड़न से बाहर निकालने के लिए किस हद तक पूरे देश के बुनियादी ढांचे में बदलाव की मांग कर रहा था, ये समझना जरूरी है। उनका मानना था कि पुरानी व्यवस्था के भीतर सुधार के सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। बिल्कुल। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि नीतियां सिर्फ बंद कमरों में कागजों पर नहीं बनती, वे जमीनी हकीकत की कड़वाहट और भोगे हुए यथार्थ से जन्म लेती हैं। सही बात है। खैर, इस दस्तावेज में देश के आंतरिक मामलों के अलावा भारत की विदेश नीति और सीमाओं से बाहर के मुद्दों पर भी काफी विस्तृत चर्चा की गई है। रेजोल्यूशन 8 की बात करें तो गोवा की आजादी को लेकर एक बहुत ही वैचारिक बहस हुई थी। जी, गोवा में उस समय पुर्तगालियों के खिलाफ सत्याग्रह चल रहा था। हाँ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एससीएफ ने सत्याग्रह का कड़ा विरोध किया। पार्टी ने स्पष्ट किया कि वे गोवा सत्याग्रह में हुई लोगों की मौतों से दुखी हैं, लेकिन सत्याग्रह गोवा की आज़ादी हासिल करने का सही या तार्किक तरीका बिल्कुल नहीं है। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने सत्याग्रह के सिद्धांत का जो विश्लेषण किया है वो बहुत ही कुशाग्र है, मतलब एकदम यथार्थवादी। उन्होंने क्या तर्क दिया था इसके पीछे? उन्होंने समझाया कि सत्याग्रह कोई जादुई छड़ी नहीं है जो हर जगह काम करे। सत्याग्रह केवल तब सफल हो सकता है जब विरोध करने वाले और जिसके खिलाफ विरोध हो रहा है दोनों पक्ष सत्य के एक बुनियादी अर्थ पर सहमत हो। मतलब दोनों का ट्रूथ एक होना चाहिए। बिल्कुल। दस्तावेज में वे 1833 के मैकाले के बयान का हवाला देते हैं। मैकाले ने कहा था कि भारतीय असभ्य नहीं है, उनकी अपनी एक प्राचीन सभ्यता है और इसलिए उन्हें अंततः खुद पर शासन करने का अधिकार है। अच्छा, तो ब्रिटिश ये मानते थे? जी। राइट। डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था कि क्योंकि ब्रिटिश और भारतीय इस बुनियादी सत्य पर सहमत थे कि भारतीयों का खुद पर शासन करने का हक है, इसलिए भारत में सत्याग्रह सफल हो सका। ये एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक नजरिया है। गोवा के मामले में पेच ये था कि पुर्तगाली सरकार आज़ादी या स्वशासन के इस सत्य को मानने के लिए कतई तैयार नहीं थी। वे तो गोवा को अपना अभिन्न अंग मानते थे। बिल्कुल। इसलिए एससीएफ का तर्क था कि जब सामने वाला आपके सत्य को मानता ही नहीं और उसे कुचलने के लिए तैयार बैठा है, तो वहां निहत्थे लोगों को सत्याग्रह के नाम पर भेजना उन्हें सीधे गोलियों के सामने धकेलने जैसा है। और इसीलिए उन्होंने केवल विरोध नहीं किया, उन्होंने विकल्प भी दिए। हाँ, 3 विकल्प सुझाए गए थे ना? जी, 3 बहुत ही कूटनीतिक रास्ते। पहला, पुर्तगाल से गोवा को खरीद लिया जाए यानी परचेज कर लें। दूसरा, उसे पट्टे यानी लीज पर लिया जाए। या फिर तीसरा, सैन्य बल का प्रयोग करके युद्ध के जरिए उसे आजाद कराया जाए। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से कहा कि अगर हमें बंदूकें दी जाएं तो हम मोर्चे पर जाकर लड़ेंगे। ये तो एकदम प्रैग्मेटिक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का नजरिया था। और इसी के साथ रेजोल्यूशन 9 में उन्होंने तत्कालीन विदेश नीति पर भी असंतोष जताया था। उन्होंने कहा कि ये नीति ना तो देश के भीतर संसदीय प्रणाली को मजबूत कर रही है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की रक्षा के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल, वे यथार्थवाद पर जोर दे रहे थे,
कोरे आदर्शवाद पर नहीं। तो चलिए अब मीटिंग के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां देश के प्रशासनिक ढांचे और खुद पार्टी के अंदरूनी संगठन को लेकर कुछ बहुत ही रोचक फैसले लिए गए। भाषाई राज्यों पर भी विचार किया गया था। जी, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर एनसीएफ ने स्पष्ट किया कि राज्यों का विभाजन इस तरह होना चाहिए कि देश की एकता सर्वोपरि रहे। एकता से समझौता नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। उन्होंने प्रशासनिक भाषाओं के रूप में अंग्रेजी और हिंदी की वकालत की। इसके अलावा बॉम्बे को संयुक्त महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने का समर्थन किया गया। लेकिन इसमें सबसे अनोखा और दूरदर्शी सुझाव हैदराबाद को लेकर था। प्रस्ताव में कहा गया कि हैदराबाद राज्य को अलग अलग भाषा इकाइयों में बांट दिया जाए और हैदराबाद शहर को गवर्नर का प्रांत बनाकर भारत की दूसरी राजधानी यानी सेकंड कैपिटल बनाया जाए। दूसरी राजधानी का ये विचार सच में बहुत दिलचस्प है। भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और भौगोलिक रूप से बड़े देश के प्रशासनिक संतुलन को बनाए रखने की ये एक सोची समझी रणनीति थी, ताकि उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी कम हो सके। बिल्कुल। प्रशासनिक रूप से देश को अधिक सुलभ बनाने के लिए हैदराबाद की भौगोलिक स्थिति बहुत अनुकूल थी। ये इस बात का सबूत है कि फेडरेशन का नजरिया केवल एक वर्ग विशेष के अधिकारों तक सीमित नहीं था। वे पूरे देश के प्रशासनिक ढांचे और उसकी अखंडता को लेकर भी एक व्यापक दृष्टिकोण रखते थे। और अगर हम संगठन के आंतरिक फैसलों की बात करें तो दस्तावेज में कुछ बहुत ही दिलचस्प संगठनात्मक बदलाव भी दर्ज हैं। जैसे पार्टी की ब्रांडिंग में बदलाव किया गया। एससीएफ के झंडे का आकार तिकोने से यानी ट्रायंगल से बदलकर आयताकार या रेक्टेंगल कर दिया गया। और इसमें 11 सितारे भी जोड़े गए। जी, 11 सितारे। इसके अलावा संगठन के विस्तार के लिए अध्यक्ष को 5 क्षेत्रीय सचिव नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। इसी बैठक में श्री राजभाव खोबरागड़े को सर्वसम्मति से ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का महासचिव नियुक्त किया गया। और यहाँ दस्तावेज में एक और छोटी लेकिन बहुत ही व्यावहारिक बात का जिक्र है। वो संविधान को छोटा करने वाली बात। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि पार्टी का संविधान बहुत भारी भरकम और जटिल हो गया है। इसलिए तय किया गया कि संविधान को छोटा किया जाए और उसके कुछ हिस्सों को स्टैंडिंग ऑर्डर्स में डाल दिया जाए। अब हमारे सुनने वालों के लिए ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स आखिर किस तरह से काम करते हैं? देखिए, किसी भी बड़े संगठन या संसद में स्टैंडिंग ऑर्डर्स रोजमर्रा के कामकाज और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को चलाने के नियम होते हैं। संविधान में पार्टी की मूल विचारधारा, उसके मुख्य उद्देश्य और बुनियादी ढांचे का जिक्र होता है। इसे बदलना मुश्किल होता है। लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर्स में जैसे मीटिंग कैसे होगी, चुनाव कैसे होंगे, सदस्यता शुल्क क्या होगा, ऐसी बातें होती हैं। मतलब जो डे टू डे चीजें हैं। जी। डॉक्टर अंबेडकर, जो खुद भारत के संविधान के निर्माता थे, वे भली भांति जानते थे कि पार्टी के मूल दस्तावेज को वैचारिक रूप से स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए और प्रशासनिक नियम लचीले होने चाहिए जिन्हें समय के साथ आसानी से बदला जा सके। बिल्कुल। यह कुशल संगठनकर्ता की निशानी है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें तो 1955 की उस एक मीटिंग के दस्तावेज में हमें कितनी सारी चीजें एक साथ देखने को मिलती हैं। एक बीमार लेकिन दूरदर्शी नेता का अपनी पार्टी को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास, हार के बावजूद संगठन को जमीन पर खड़ा रखने का जज्बा, चुनाव आयोग के साथ वोटों के गणित की वो उलझन, समाज के सबसे शोषित वर्ग के लिए पूरी तरह से अलग गांव बसाने की वो एक्सट्रीम मांग, गोवा की आजादी पर एक यथार्थवादी स्टैंड और हैदराबाद को देश की दूसरी राजधानी बनाने का विजन। मतलब ये महज कुछ पन्नों का दस्तावेज नहीं है, ये उस दौर के भारत की राजनीतिक, सामाजिक और कूटनीतिक जद्दोजहद का एक पूरा महाकाव्य है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो आज की सूचना के युग में, जहां हमें इतिहास अक्सर बहुत सतही तरीके से या किसी एक खास नैरेटिव के साथ परोसा जाता है, ऐसे मूल दस्तावेज हमें क्रिटिकल थिंकिंग का एक बहुत बड़ा अवसर देते हैं। सही कहा। ये दस्तावेज हमें ये समझने की ताकत देते हैं कि आज की जो राजनीति है, जो गठबंधन है और आज जो सामाजिक नीतियां हम देखते हैं, वो अचानक शून्य से नहीं निकली हैं। उनके पीछे एक लंबा इतिहास है। उनके मूल में दशकों पुराने वैचारिक संघर्ष, निराशाएं और रणनीतियां मौजूद है। इतिहास केवल गुजरे हुए कल की कहानी नहीं है, बल्कि ये वर्तमान की जटिलताओं को सुलझाने का सबसे मजबूत लेंस है। और इतिहास की इसी लेंस से देखते हुए आज की ये चर्चा हमें कई गहरे सवालों के साथ छोड़ जाती है।
दस्तावेज की हर लाइन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आज के संदर्भ में भी पूरी तरह से प्रासंगिक लगता है। और इसी प्रासंगिकता से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय प्रश्न मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। हमने गोवा के संदर्भ में चर्चा की थी कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने सत्याग्रह की सफलता के लिए कहा था कि विरोध करने वाले और जिसके खिलाफ विरोध हो रहा है, दोनों का सत्य के एक ही अर्थ पर सहमत होना जरूरी है। ये आज के समय में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आज की दुनिया में जहां हर समूह का अपना अलग नैरेटिव और अपना अलग सत्य है, जहां सच को लेकर कोई आम सहमति नहीं बची है, हर किसी का अपना ट्रूथ है आज। बिल्कुल। तो ऐसे माहौल में जहां दोनों पक्ष किसी एक बुनियादी सत्य पर सहमति नहीं है, वहां भविष्य में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन या सत्याग्रह कितने सफल हो पाएंगे, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो समाज और विरोध प्रदर्शनों के भविष्य को लेकर काफी समय तक जहन में गूंजता रहेगा। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद है कि 1955 के इस ऐतिहासिक दस्तावेज की परतों को खोलते हुए श्रोताओं के सामने कई नए दृष्टिकोण और विचार आए होंगे। बस इसी तरह नई जानकारी की तलाश में रहिए, चीजों के पीछे के कारणों को समझते रहिए और हमेशा जिज्ञासु बने रहिए। मिलते हैं अगली बार एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ।